नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1999 के लोकसभा चुनावों की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के चक्रव्यूह की। 1999 में उन्होंने जो सरकार चौधरी बंसीलाल की सरकार टूटने के बाद बनाई, उसको पलटू राम और बदलू राम की सरकार भी कहा जाता था। उस सरकार के जो अधिकांश मंत्री थे वो ऐसे थे जो चौधरी बंसीलाल की सरकार में भी मलाई खा रहे थे और अब चौटाला साहब की सरकार में भी मलाई खाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनमें से कई लोग तो ऐसे थे जो खुद सीएम बनना चाहते थे, लेकिन फिर ले देकर उनको चौटाला साहब ने मना लिया। अब चौटाला साहब को पता था कि सरकार का 1.5 साल बचा हुआ है, लेकिन जो उनकी नज़रें थी वो 5 साल पर थी कि अगली 5 साल मैं ऐसी बनाऊं जिनमें इन जो दल बदलू राम और पलटू राम जो थे, इनसे किसी तरीके से छुटकारा पाऊं। लेकिन उन्होंने किसी के सामने ऐसा शो नहीं किया कि वो मन में कुछ इस तरह की उधेड़बुन चल रही है। इसलिए तो चौटाला साहब को बहुत सारे जो राजनेता हैं वो मरोड़ निकालने वाला और सातिर राजनेता के रूप में भी उनको लोग जानते हैं। इसी दौरान फिर कारगिल वार हुआ और कारगिल वार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई और सरकार जाने के बाद पूरे देश में खासकर जहाँ जहाँ पर सैनिक काम करते हैं, उनके परिवार सैनिकों के प्रति सिंपैथी है, उनमें हरियाणा भी एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। और कारगिल में हमारे हरियाणा के जो रणबांकुरे हैं वो बहुत काम आए। तो एक सिंपैथी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उस दौरान थी और चौटाला साहब इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। तो उन्होंने उसी दौरान खुद ही पहल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 सीटें छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरीके से जानती थी कि चौटाला साहब उनकी लोकप्रियता को भुनाना चाहते हैं, इसलिए वो 3 सीटों पर सहमत नहीं हो रहे। और 3 सीटों पर अगर चौटाला साहब 3 से कम पर ज़्यादा पर नहीं मानते तो उन्होंने अपना जो गठबंधन है उनके साथ किसी भी तरीके के आगे के संपर्क रखने की भी चेतावनी जारी कर दी। ले देकर चौटाला साहब ने 5-5 पर समझौता कर लिया। हालांकि उनको ये खून के घुट पी कर रहना पड़ा, क्योंकि वो देना नहीं चाहते थे 5 सीटें उनको। तो 5 पर भाजपा लड़ी और 5 पर इनेलो लड़ी। इस चुनाव में जैसा कि आप पहले बताया कि जो कारगिल था उसकी सिंपैथी थी और इस चुनाव में बहुत बड़े बड़े लोग भी चुनाव हार गए और इनेलो भाजपा गठबंधन ने 10 की 10 सीटें जीत ली। 3 बार चौधरी देवीलाल को रोहतक से हराने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस चुनाव में हार गए और बहुत अनजाने से चेहरे कैप्टन इंदर सिंह थे, उनके सामने वो चुनाव हारे और बुरी तरीके से हारे। करनाल से चौधरी भजनलाल भी इस चुनाव में हार गए। तो ये चुनाव बहुत बड़े राजनेताओं के लिए हारने का चुनाव था। और इस चुनाव का जो सबसे रोचक पहलू था वो था सोनीपत से किशन सिंह सांगवान का भाजपा से सांसद बनना। किशन सिंह सांगवान इनेलो में थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नज़दीकी लोगों में शामिल थे, लेकिन गठबंधन में ये सीट भाजपा के कोटे में आई और भारतीय जनता पार्टी के पास सोनीपत में कोई बहुत अच्छा उम्मीदवार नहीं था। और इस दौरान चूँकि वो उनको इनेलो अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी और वो लगभग हर गांव में जनसंपर्क चला चुके थे, तो उनसे अच्छा कैंडिडेट भाजपा को नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने किशन सिंह सांगवान को किसी भी तरीके से भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए मना लिया और वो मान भी गए। लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने चौटाला साहब को विश्वास में नहीं लिया और चौटाला साहब ने अपने मन में इस बात की घुंडी डाल ली, हालांकि कहा कुछ नहीं। चुनाव हुए, किशन सिंह सांगवान भाजपा से सांसद बन गए। चुनाव के बाद में चौटाला साहब से मिले तो चौटाला साहब ने उनको 2-3 बार सार्वजनिक रूप से जलील करने की कोशिशें की। अब किशन सिंह सांगवान एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्होंने चौटाला साहब से बिल्कुल किनारा कर लिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के होकर ही रह गए और सोनीपत से सबसे सफलतम सांसद के रूप में भी आज तक उनको जाना जाता है। जनसंघ की स्थापना करने वालों में हरियाणा में सबसे प्रमुख जो नाम है वो मुख्तार सिंह मलिक का आता है और मुख्तार सिंह मलिक के बाद भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई जाट कम्युनिटी में सबसे सफल आदमी हुए हैं तो वो किशन सिंह सांगवान हुए हैं। और किशन सिंह सांगवान ने भाजपा में एक लंबी यात्रा फिर तय की। हालांकि जो उनके बेटे हैं वो उनकी गरिमा, उनका जो सम्मान था उसको बरकरार नहीं रख पाए। और अक्सर ऐसा भी होता है राजनीति में, जब कोई आदमी होता है तो उसकी संतान की तुलना उससे की जाती है और वैसी अक्सर संतानें नहीं निकलती हैं। तो किशन सिंह सांगवान ने बहुत सफलताएं हासिल की और कई साल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आजीवन वो रहे। तो इस चुनाव में एक तो चौटाला साहब के हाथ से किशन सिंह सांगवान निकल गए, वही 5-5 सीटें दोनों से हाई
और इंदर सिंह, कैप्टन इंदर सिंह, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था, एक सनसनी के रूप में उतरे। हालांकि उसके बाद उनको जीवन में दोबारा कभी मौका नहीं मिला। मुझे कैप्टन इंदर सिंह से बातचीत का अवसर मिला है और कैप्टन इंदर सिंह से मैंने विस्तार से इस बारे में बात की है कि उस समय क्या चुनावी माहौल था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। और उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं इस वीडियो में सुना रहा हूँ कि कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैप्टन इंदर सिंह से रोहतक का चुनाव उस समय हार गए थे। कल का जो वीडियो होगा दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव और चौटाला साहब ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चक्रव्यूह में फंसाकर उससे जो बदले लिए हैं, वो बहुत अनोखी कहानी है। भारतीय जनता पार्टी को चौटाला साहब ने इस चुनाव में इस तरीके से फंसाया और इस तरीके से सबक सिखाया कि उस समय चौधरी बंसीलाल की भी आत्मा खुश हो गई होगी। और इसके अलावा हवीपा के सारे जितने भी बागी थे, वो सारे चौटाला साहब ने इस चुनाव में निपटा दिए, किसी को टिकट नहीं दी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके 96 के बाद राव नरबीर सिंह को 2014 में जाकर सत्ता में वापसी का मौका मिला। तो बहुत सारे लोगों की, रामविलास जी की भी 2 जगह से उनको चुनाव हरवाया चौटाला साहब ने। कहते हैं कि बंसीलाल जी ने फ़ोन किया। तो जो ये इस तरह की राजनीति की जो आगामी घटनाएं हैं, वो 3 बजे के जो वीडियो हैं दोस्तों, उनमें आती रहेंगी। आज कैप्टन इंदर सिंह का थोड़ा सा हिस्सा इसमें सुन लीजिए। पूरा वीडियो देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर कैप्टन इंदर सिंह का पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो उस समय क्या था, जिस ओम प्रकाश चौटाला उसमें चीफ मिनिस्टर तो थे नहीं, 99 से पहले वो उस समय नहीं थे। और फिर ये भी जहाँ भी कोई शहीद होता था, इनवेरिएबली ये भी जाते थे और ये देखते थे कि ये आदमी, पता लगाया होगा राजनीतिक लोग हैं, वो राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने देखा इस आदमी का फौजियों के साथ ठीक ठाक बड़ा संबंध है और ठीक बोलता है, ठीक अपना विचार किए होंगे। ठीक बात है। अब 93 में मैं रिटायर हो गया। आपकी चौटाला साहब से रामनवमी होने लगी थी तब? हाँ, नमस्ते तो हो जाती थी, लेकिन मतलब कोई खास परिचय नहीं था ना, कोई खास परिचय नहीं था। तो ये 99 के अंदर चौधरी बंसीलाल की सरकार टूट गई। हाँ, टूट गई जी। चौटाला साहब ने चार्ज ले लिया, मुख्यमंत्री हो गए और बीजेपी भी साथ थी उस टाइम, भारतीय जनता पार्टी। तो फिर उन्होंने 99 का जो आया चुनाव, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा 91, 96 और 98 3 बार सांसद, तीनों बार चौधरी देवीलाल को हराया था इन्होंने। तो आपकी चौधरी देवीलाल से थी मुलाकात थोड़ी बहुत पहले? ऐसा था जी, चौधरी देवीलाल के साथ मैं 96 के इलेक्शन में जी, चौटाला साहब ने एक टीम बनाई थी एक्स सर्विसमैन की। अच्छा। तो उसमें मैं था। अच्छा। उसमें कुछ 5-10 आदमी हम ऐसे थे यहाँ इस कंस्टिट्यूएंसी में जी, जो हम चौधरी देवीलाल के साथ 96 में भी रहे। मतलब कोई बिना जान पहचान कोई नहीं, वो मदद के लिए। अच्छा। कि भाई एक्स सर्विसमैन में हम ये कहें कि भाई चौधरी देवीलाल की मदद करनी है। अच्छा, मतलब 96 में भी। तो भूपी ने आपको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं कहा जी मेरी मदद करो तो हम उसके लिए क्यों लग रहे हो? वैसे तो आप सच पूछो ना। हाँ। तो जिस वक्त ये बात थी ना, चौधरी देवीलाल के इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं सेक्रेटरी सोल्जर बोर्ड था, तो मेरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े नजदीकी ताल्लुकात थे जी। अच्छा, दोस्ती थी बढ़िया? हाँ, नहीं दोस्ती तो नहीं कह सकता मैं, ठीक ठाक जानते, पर ब्याह शादी में आना जाना भी था हमारा। अच्छा अच्छा। तो कोई मतलब अच्छा था। हम तो वीरेंद्र सिंह को भी हम अच्छी इज्जत देते थे, भूपेंद्र को भी इज्जत देते थे, वो सारी बात ठीक थी। लेकिन जब ये सारा ये आया 99 का माहौल जी, तो चौटाला साहब ने कोई अपने हिसाब किताब में देखा होगा भाई टिकट देनी है रोहतक से। तो उन्होंने ये निर्णय लिया एक मीटिंग के अंदर कि भी टिकट मैं फौजी को दूंगा। अच्छा। क्योंकि कारगिल का युद्ध चल रहा है और फौजियों का तो इसमें बड़ा भारी योगदान रहेगा। ये उन्होंने निर्णय ले लिया था जी। और निर्णय लेकर उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। फोन आया कि बुलाया आपको? फोन आया
अच्छा, लैंडलाइन होते होंगे उसमें तो। पहले तो एक दिन अजय भाई साहब का टेलीफोन आया, अच्छा, वो कह रहे क्या कर रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं है बोला, इलेक्शन आ गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत वो करो। मैं कहा अंडा फ्राई करो। मैं कहा अंडा फ्राई करो। हाँ वो इलेक्शन आ गए हैं, हाँ हाँ। मैं कहा किसी कैंडिडेट का नाम करोगे जब भी तो आगे चले, यूँ तो बताओ किसको वोट देनी है। बोला अच्छा साहब चौटाला साहब ने बात नहीं की आपसे? अच्छा, मगर ना तो मैं तो फिर भी मेरे दिमाग में नहीं थी। अच्छा। अगले दिन चौटाला साहब का टेलीफोन आया, क्या कर रहे हो? मगर जी घर पर ही था मैं। तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अच्छा, मैं थोड़ा शतबद्ध हो गया। हाँ, कि मतलब एकदम एकदम मेरा कभी दिमाग में ही नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ूं। जी। बोला जीत जाओगे कि नहीं? बोला जी ये तो मैं क्या कर सकता हूँ, जीत जाऊंगा ना जीत जाऊंगा। मतलब आपने सोची नहीं थी इलेक्शन लड़ना? मेरा कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं यार हम फैसला कर लिया है। आप मतलब झापे दिन तो कुछ भी नहीं रहे, अच्छा। आप फिर अनाउंस करो तो काम में लगे। हाँ हाँ। वो कह रहा बहुत दिन है। मैंने फिर थोड़ा जोर दे के उनसे प्रार्थना करी, बच्चों साहब देखो अगर ये बात है तो टाइम तो बहुत थोड़ा रहेगा, आप करो। बोला कल जजर आ जाओ आप, अच्छा, वहाँ अनाउंस कर देंगे। हाँ हाँ। तो अगले दिन उन्होंने जजर पहुँच के अनाउंसमेंट कर दी, जी। इलेक्शन शुरू हो गया। मतलब टिकट यूँ समझ लो घर बैठे आ गई आपकी, आपने कहीं नहीं घूमे ना उसके लिए? मैं अब घूमने की बात छोड़ दो आप, मैं तो मेरे दिमाग में भी कभी नहीं थी कि भाई मैं कोई इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा जी। ना मेरी प्रवृत्ति थी। देखो असलियत बात ये है, मेरा तो सारा जीवन सामाजिक साइड में ही रहा है। अच्छा अच्छा। खैर अब लोगों की तरफ से इतना उस वक्त, क्योंकि देखो दो तीन तो बार लोकसभा क्षेत्र भी तो बड़ा था, ये काफी बड़ा लोकसभा। हाँ लोकसभा क्षेत्र तो था ही। तो जब आपने टिकट मिल गई जी, आपने प्रचार शुरू कर दिया, तो आपका लोगों नहीं हुई भाई तेरे सामने तो भूपेंद्र हुड्डा होगा? ना भाई ये बता दूं मैं, मुझे ये कभी नहीं हुआ कि भी मेरा मुझे कॉम्प्लेक्स तो आया ही नहीं। अच्छा। ना मैंने कभी यूँ सोचा कि भाई तेरे सामने भूपेंद्र से उड़ा, मालूम हुआ पोजीशन क्या थी। अनाउंस हो गया। हाँ हाँ। अनाउंस होते हैं तो लोग तो इस तरह इकट्ठे होने लग गए, वो वातावरण उस वक्त ऐसा था। अच्छा। फौजी को टिकट देना, कारगिल का युद्ध का पूरा प्रभाव, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन, वाजपेयी जी का असर, लोक दल का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का और चौधरी देवीलाल का बड़ा भारी प्रभाव था। कुछ भी मतलब तो वो 3 बार हार रहे थे, उसकी बेशक भी हार रहे हो, लेकिन क्योंकि एक बात जरूर थी, यहाँ पर एक बात चर्चा चला करती रहा, बोले भाई ठीक से इनकी सरकार थी, चौधरी देवीलाल को तो हराया है, हारा नहीं। अच्छा। ये एक बात थी आम आदमी के अंदर। तो ये सारे मेरा 44,000 एक्स सर्विसमैन से ताल्लुक एक सीधा संबंध, और फिर हवा, फिर लोक दल की भी हवा, वाजपेयी जी की भी हवा, यानी 9 के 9 हलकों के अंदर मैं जीतता हूँ आज तक। 9 के 9 हलकों में कोई नहीं, शायद मुझे पक्का तो नहीं पता ना, कोई नहीं जीता जी। कोई नहीं जीता, किसी न किसी। वो लहर थी जी, मैं भी पढ़ा करता। हाँ। मैं उस समय पढ़ा करता, ऐसी लहर थी रोहतक से। वही मैं कह रहा हूँ आपको, वो ऐसी लहर थी, मुझे यूँ सोचना ही नहीं पड़ा कि भाई मेरे मुकाबले में कौन है, होगा ऐसा कुछ रहा। अच्छा, जब आपने टिकट मिल गई जी, उस टिकट के दौरान कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मुलाकात हुई आपकी? कहीं प्रचार में हो? आमने सामने नहीं आया। मतलब जी सब काउंटिंग वाले दिन मिले आप? काउंटिंग वाले दिन भी मैं तो बेरकित था। अच्छा। मैं भी हम नहीं मिले। अच्छा, काउंटिंग वाले दिन आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं थे? ना कितना होगा, कितना नहीं कितना, वो कितना होगा, मैं कितना होगा, मुलाकात को नहीं? कभी हमारी कदे आमने सामने नहीं मिले। कब मिले आप, जब आप सांसद बन गए उसके बाद कब मिले आप उनसे? बीच में मेरे ख्याल में कह नहीं सकता उनके, बीच में तो मिले ही नहीं। अच्छा, फिर मुलाकात नहीं हुई? वो बात ये है, एक उनके यहाँ शादी थी। अच्छा। उसमें उन्होंने मेरा न्योता नहीं दिया। अच्छा, नंदा नहीं दिया, फिर वो जट्टानी बात होगी। हैं? ऐसे बताओ।